हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं गाइस अपनी मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 4 से एक एक एथिक्स की केस स्टडी। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस केस स्टडी को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर भी फ्रेम किया होगा। सो गाइस एक मिस हैपनिंग के से रिलेटेड एक एक केस स्टडी हमें आज देखने को मिलेगी। तो हमें इसको किस तरीके से देखना है या इसमें क्या इंसिडेंट्स ऐसे क्यों होते हैं, हमें बेसिकली केस स्टडी भी नहीं, क्या है कि नॉर्मल तरीके से हमें पूछा गया है कि क्या रीजंस है ऐसी मिस हैपनिंग के लिए जो चलती रहती है और क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए। तो एक सिंपल सॉर्टेड तरीके से क्वेश्चन ही है, बट बस यूपीएससी ने क्या किया हुआ है, इसको केस स्टडी की फॉर्म में दिया गया है, राइट। सो शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो जल्दी से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि वहाँ पे आपको पीडीएफ्स दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ से आप पीडीएफ्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स की भी, ये जो मेंस प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस हम करते हैं इसकी भी, और साथ ही साथ प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस सीरीज़ की भी आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आप लोगों के लिए, आपको उनका लिंक भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज जो स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, मैं उनके लिए कहूँगी कि गाइज आप करंट अफेयर्स के, आप कहीं से भी आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप झा सर अकेडमी फॉर आईएएस से करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे तो आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे करंट अफेयर्स के बाहर से आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ कवर करवा दिया जाता है जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको कहीं पे भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन एन एवरेज 1 आवर अ डे वुड बी मोर देन एनफ, राइट। और गाइस हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 की आपको तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं। और अगर गाइज आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और जहाँ सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और गाइस हमारा एक मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, जिसमें 500+ क्वेश्चंस की आपको तैयारी करवाई जा रही है। और साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसके साथ हर क्वेश्चन का आपको एक सैम्पल आंसर दिया जाता है और साथ ही साथ वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आंसर को किस तरीके से अप्रोच किया जाना चाहिए, राइट। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस आप इन बैचेस को, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप करेंगे आप, तो आपको कोर्सेज़ की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ बिल्डिंग परमिटेड फॉर 3 फ्लोर्स while being extended illegally to 6 floors by a builder collapses। कि एक बिल्डिंग है जिसको एक परमिशन क्या दी गई है कि उस बिल्डिंग पे 3 फ्लोर्स बनाए जा सकते हैं, मतलब 3 फ्लोर की बिल्डिंग बन सकती है, वो परमिट मिला हुआ है। लेकिन इलीगल तरीके से उस बिल्डिंग को एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया, 6 फ्लोर तक बना दिए गए उसके। और वो 6 फ्लोर बनाने का रिजल्ट क्या मिला कि वो कोलैप्स होगी, वो बिखर गई, वो टूट के गिर गई, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस अ नंबर ऑफ इनोसेंट लेबरर्स इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन डाइड। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो इनोसेंट मासूम लोग थे, मासूम जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे, लेबरर्स थे, जिसमें कि विमेन भी थी, औरतें भी देखने को मिल रही थी हमें, और उनके बच्चे भी थे, उन सब की मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। दीज लेबरर्स आर माइग्रेंट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। अब ये जो लेबरर्स थे, ये जो मजदूर थे, ये क्या थे, माइग्रेंट्स थे, मतलब कि ये अपना घर छोड़ के आ रखे थे, अलग अलग एक मतलब रहते तो ये कहीं दूसरी दूसरी जगहों पे थे, अलग अलग जगह से ये आ रखे थे काम करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए आ रखे थे ये लोग, और उनकी डेथ हो गई। द गवर्नमेंट इमीडिएटली अनाउंस्ड कैश रिलीफ टू द एग्रीव्ड फैमिलीज एंड अरेस्टेड द बिल्डर। सरकार ने तभी तक के तभी जल्दी से क्या किया, कैश रिलीफ
अनाउंस किया, जो उनकी फैमिलीज थी, जिनके जो पर्सन्स थे जिनकी डेथ हुई थी इस कोलैप्स में, बिल्डिंग गिरने की वजह से, टूटने की वजह से, तो उनको कैश रिलीफ प्रोवाइड किया गया। और जो बिल्डर था जिसने इलीगल तरीके से 6 फ्लोर बनवाने का काम करवाया था, उसको अरेस्ट किया गया। गिव रीजंस फॉर सच इंसिडेंट्स टेकिंग प्लेस अक्रॉस द कंट्री। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रीजंस देने हैं कि जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं ये मतलब हमारी कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री हमें देखने को मिल रहे हैं ये इंसिडेंट्स, तो क्यों देखने को मिल रहे हैं, हमें उसके रीजंस बताने हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और उसके बाद हमें बताना है सजेस्ट मेजर्स टू प्रिवेंट देयर अकरेंस, कि हमें मेजर्स बताने, ऐसे उपाय बताने हैं कि ताकि ये जो दिक्कतें होती हैं, ये जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, हम इससे बचाव कर सकें। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। There are numerous incidences of building collapse reported across the country on regular basis, killing innocent laborers and killing people living in them। कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें कि बिल्डिंग गिर जाती है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, और उसमें रेगुलर बेसिस पे ही जो वहाँ पे इनोसेंट लेबर, मासूम जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी डेथ देखने को मिलती है कि वो उस कोलैप्स में मारे गए, और वहाँ पे उस बिल्डिंग में जो लोग रह रहे थे पहले से, वो लोग मारे गए कोलैप्स होने की वजह से। तो ये रेगुलर बेसिस पे सुनने को मिलती है हमें न्यूज़। Poor and shoddy construction along with non-compliance of regulations has done immense damage to the life of people। पुअर एंड शॉडी कंस्ट्रक्शन मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जैसे अब बोला कि 3 फ्लोर से 6 फ्लोर बनाए तो वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं किया जाता, या प्रॉपर तरीके से प्लान करके कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती, गंदे तरीके से या गंदे मटेरियल लगा के, मतलब हल्की क्वालिटी का, ख़राब क्वालिटी का मटेरियल लगा के वो कंस्ट्रक्शन की जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बोझ नहीं ले पाती। और उसी के साथ साथ जो रेगुलेशंस दिए जाते हैं, जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको भी ध्यान में नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से ये हमें इतना ज़्यादा इतना डैमेज कि लोगों की जान तक चली जाती है, लोगों की लाइफ का रिस्क हो जाता है, वो हमें देखने को मिलता है। राइट, तो द रीजंस दैट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू सच इंसिडेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस आर, कि ऐसे मतलब हम अब रीजंस की बात करेंगे कि ये इंसिडेंट्स रेगुलर बेसिस पे क्यों होते हैं। फर्स्ट इज द ईज विथ विच रूल एंड रेगुलेशंस आर बाईपास्ड बाय द बिल्डर्स रिमेन्स द मेन कंसर्न। क्या है, अब नॉर्मली गाइज देखिए, नॉर्मली हम किसकी बात करते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ज़्यादा कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री में सेटअप नहीं होती हैं, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कॉम्प्लेक्स तरीके से हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा इजी होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा सा इजी हो, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी कम हो, वहाँ पे उसकी ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पे एक्चुअल में स्ट्रिक्ट और कॉम्प्लेक्स रूल्स की ज़रूरत है, लॉज की फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे वो बहुत इजी तरीके से रखे गए हैं कि जो बिल्डर्स हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इतने इजी तरीके से बाईपास कर देते हैं कि वो उस चीज़ को देखते ही नहीं है, जो रूल्स रखे गए हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे वो देखते ही नहीं है। National Building Code that provides guidelines for regulating building construction activities are not adhered by builders। कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, जो क्या देता है, गाइडलाइंस देता है कि किस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो की जानी चाहिए, उनको उनकी रेगुलेशन पे बेसिकली कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, वो भी बिल्डर्स नहीं देखते। तो बेसिकली क्या है कि हम जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज़ के लिए, कंपनीज़ के लिए भी वो देखी जानी चाहिए कि कहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। अदरवाइज़ जैसे कि ये बिल्डिंग वाले केस में, हम यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वहाँ पे रखा जाना चाहिए, और इतनी ईज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए कि वो उसको प्रॉपर तरीके से अलाउ कर दे, राइट, कि वो बाईपास ना हो पाए। और दूसरी चीज़
कि वो उस चीज़ को अगर कहीं पे रूलिंग छोड़ते हैं तो वहाँ पे उनको पनिशमेंट भी दी जाए, उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो रूल्स को देखते ही नहीं है, ज़्यादा महत्व ही नहीं देते, जिसकी वजह से और ना ही गाइडलाइंस फॉलो की जाती है नेशनल बिल्डिंग कोड की बिल्डर्स के द्वारा। दूसरी चीज़, apathy towards laws make illegal construction a trend that continues to take life of innocent citizens। कि वही चीज़ कि लॉज की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता, रिस्पेक्ट ही नहीं किया जाता, उनको उनको फॉलो ही नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का ट्रेंड है वो चलता जा रहा है। कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान हमें संकट में देखने को मिल रही है, मासूम लोगों की। नेक्स्ट इज, moreover the standards prescribed for construction are at best poorly defined that people either do not understand or are not aware of। कि जो स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं कि जो कंस्ट्रक्शन की जाती है कि किस तरीके का मटेरियल होना चाहिए या क्या एक स्टैंडर्ड उनको फॉलो करना है, उनको इतने बुरे तरीके से बताया हुआ है, इतने बुरे तरीके से मेंशन किया हुआ है कि किसी को या तो वो समझ में ही नहीं आते, या फिर कोई उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता कि अरे ये क्या है, जा पहाड़ में जा, मतलब वो वाला एटीट्यूड आ गया है। और जो लोग एक्चुअल में एक आधी बार शायद पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उसको इतने गंदे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट इज, पुअर डिजाइन्स ऑफ बिल्डिंग्स दैट कुड नॉट विदस्टैंड एक्स्ट्रा फ्लोर्स आर ऑल्सो नो लेस टू बी ब्लेम्ड। तो वही बात है कि जैसे स्टैंडर्ड नहीं रखा जा रहा है, या जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है, डिज़ाइन बिल्डिंग का इतना बेकार तरीके से बनाया जाता है कि वो ज़्यादा फ्लोर्स उसके ऊपर, फ्लोर अबव फ्लोर वो हैंडल ही नहीं कर पाता। ठीक है, एक से मतलब कुछ एक्स्ट्रा फ्लोर्स वो उस पर नहीं ले सकता, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाता है। पुअर क्वालिटी मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन मेक्स एनी एक्सपेंशन और टफ प्रोपोजिशन। उसी के साथ साथ जो नीचे के फ्लोर्स है, अगर उन पे मटीरियल ही बेकार क्वालिटी का लगाया हुआ है तो वो वैसे ही इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इतना इनफ नहीं है कि वो विदस्टैंड कर सके, कि अगर उसके ऊपर दूसरे फ्लोर्स बनाए जाएंगे तो वो उनका बोझ संभाल सके। वो उनके बोझ के तले खुद ही दब जाता है, जिसकी वजह से हमें ये कोलैप्स देखने को मिलता है, राइट। At the root of such incidents is unplanned urbanization that forces one to opt for accommodation that is built illegally on face of limited choices that people get in ever expanding areas। उसी के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखने को मिलती है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़्यादा लोगों को सेटलमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होती जा रही है, तो उसको उसी तरीके से प्लान नहीं किया जा रहा। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एक उसका रीज़न है जिससे कि लोग फोर्स होते हैं। अनप्लान्ड है तो लोगों को रहने के लिए जगह ही नहीं मिलती, जिससे कि वो क्या साधन ढूंढते हैं फिर, इलीगल तरीके से जो बनाया गया है। कि अब क्या है कि हर जगह पे बना हुआ दिख रहा है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि एक फ्लोर के अबव फ्लोर बनाए गए हैं, मतलब इतने सारे फ्लोर्स बनाए हुए होते हैं। क्यों? और इतना बिच बिच रहता है दिल्ली में, मतलब बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कंजस्टेड भी देखने को मिलता है। और तो जब लोगों को जगह ही नहीं मिल रही, पता है, अब एक जो है जिनके पास एक्चुअल में लैंड है, उनको पता है कि जगह मिल नहीं रही है, ठीक है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना और फ्लोर चढ़ा देते हैं ताकि वो उसको रेंट पे दे दें, ठीक है, या फिर उसको सेल कर दें। तो क्या होता है कि लोग भी एकोमोडेशन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए, एटलीस्ट उनको रहने के लिए जगह तो मिल रही है, वो ये सोचते हैं। तो ये जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, ये भी इसका हमें एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज, समवेयर गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो फेल्ड इन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एकोमोडेशन टू सिटीजन्स, हेंस दे गो फॉर इलीगल प्रॉपर्टीज़। कि अब इसमें क्या है, सरकार भी फेल हुई है, सरकार का भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि सरकार विफल रही है सिटीजन्स को अफोर्डेबल एकोमोडेशन प्रोवाइड करने में, जगह
प्रदान करने में जो वो लोग अफोर्ड भी कर सके, खरीद पाएँ या उसका रेंट पे कर सकें, जिसकी वजह से ये इलीगल प्रॉपर्टीज़ हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इज अबव ऑल द बिल्डर्स मॉरल एट्रीब्यूट्स आर टू बी ब्लेम्ड इन टोटलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि जो बिल्डर्स बैठे हुए हैं, जो प्लान को पास करते हैं, ठीक है, बिना कोई रूलिंग देखते हुए, तो उनकी मोरालिटी को भी वहाँ पे ब्लेम सबसे ज़्यादा किया जाता है कि वो अपनी नैतिकता से हट रहे हैं, कि वो अपने पैसों के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, वो दूसरों की लाइफ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कि लोगों को, कि उनको पता है कि ये इलीगल है या इस तरीके से वो ढांचा इतना स्ट्रांग नहीं है, वो जो कंस्ट्रक्शन है वो स्ट्रांग नहीं है या उसका डिज़ाइन सही नहीं है, वो फिर भी पास कर देते हैं। उनको पता है कि अगर ये कोलैप्स हो सकता है और बहुत लोगों की जान चली जाएगी, फिर भी वो अपने बेनिफिट के लिए वो उसको पास कर देते हैं। तो उनका भी मोरालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत तरीके से देखने को मिल रहा है, इमोरालिटी देखने को मिल रही है। तो ये हमने बात की अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। अब हम बात करेंगे कुछ मेजर्स की, जिससे कि हम इंसिडेंट्स को इस तरीके के प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस नीड टू बी डिफाइंड इन क्लियर टर्म्स एंड एनफोर्स्ड इफेक्टिवली। वही जो हमने बात की कि तो जो रूल्स हैं वो इतने गंदे तरीके से डिफाइन किए गए हैं कि या तो लोगों को समझ में नहीं आते, और क्योंकि इतने गंदे तरीके से, तो वो अवेयर भी नहीं करते, मतलब ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते कि पढ़ा रहे। तो क्या है, उसको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है, डिफाइन करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर तरीके से फॉलो भी किए जाए, एनफोर्समेंट उनका हो। और जो नेशनल बिल्डिंग कोड जो गाइडलाइंस देती है, उसमें भी स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए जाएं प्रॉपर तरीके से, और ये भी ध्यान दिया जाए कि वो भी इफ़ेक्टिवली फॉलो किए जाएं, एनफोर्स उनका भी एनफोर्सिंग हो प्रॉपर तरीके से, राइट। नेक्स्ट इज those who break laws should be given stringent punishment to deter others from breaking such laws। अब जैसे हमने बिल्डर्स की बात की, वही चीज़ है गाइस, कि जो अभी हमने प्रॉब्लम्स देखी, हम अभी उन्हीं का सोल्यूशन दे रहे हैं बेसिकली मेजर्स में, ठीक है। तो जो हमने बिल्डर्स की बात की कि वो रूल्स को बाईपास कर जाते हैं, वो रूल्स को फॉलो ही नहीं करते, लॉज को, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट्स है, जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए आते हैं, वो उनको पास कर देते कि हाँ हाँ ठीक है बना लो अपने बेनिफिट के लिए। तो उनको जो इस तरीके से लॉस को फॉलो नहीं करते, रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनको एक प्रॉपर तरीके से पनिशमेंट दी जाए, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी डरें कि नहीं, हमें लॉ को नहीं तोड़ना है, नहीं तो हमें इस तरीके की पनिशमेंट, इस तरीके की सज़ा दी जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज citizens should be made aware about laws and rules regarding construction activities so that they avoid purchasing any such illegally constructed property or building। अब लोगों को भी हमें अवेयरनेस करना, जागरूक करना है इस मामले में कि क्या लॉस हैं, क्या रूल्स है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, ताकि वो इस तरीके की जो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्ट की गई हैं, जगहों पे कंस्ट्रक्शन की गई हैं, वो उनको परचेज ना करे या वहाँ पे अपनी एकोमोडेशन ना ढूंढे, और बल्कि साथ ही साथ उसके बारे में रिपोर्ट भी करे कि यहाँ पे इलीगल तरीके से बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन हुई है, राइट। Next is crèche facilities and proper welfare mechanism should be put in place for children of women laborer working at construction sites। कि अब जैसे हमने क्या देखा कि जब डेथ हुई थी कोलैप्स होने की, बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से, तो विमेन भी थी और बच्चे भी थे, क्योंकि विमेन जब काम करती है, जो विमेन लेबरर्स होती हैं, महिला मजदूर होती हैं, जो वो अपने बच्चों को भी उनको क्या करना पड़ता है, वहीं पे जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे लाना पड़ता है। लेकिन ठीक है, वहाँ पे उनकी डेथ हुई, बट अगर नॉर्मल तरीके से मान लीजिए पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ भी होगा अगर काम, तब भी वहाँ पे कितना धूल, कितना डस्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कंकड़ भी होते हैं, मतलब कितनी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एनवायरनमेंट वहाँ पे बहुत डस्टी तरीके से होता है, जो एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो उससे बच्चे का बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो उसको बहुत तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। तो उन बेबीज़ के लिए, उन विमेन के, जो विमेन लेबरर हैं, उनके बच्चों के लिए क्रेच फैसिलिटीज़ और प्रॉपर वेलफेयर मैकेनिज्म सेटअप किया जाना चाहिए, ताकि वो बच्चों की हेल्थ पे कोई भी इफ़ेक्ट ना आए, और जो वो लेडीज़ हैं, जो विमेन लेबरर हैं, वो अपना काम भी संतुष्टि से कर पाएँ। नेक्स्ट इज planned urbanization will go a long way in addressing this concern।
कि अब जैसे हमने बात की ना कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, अफोर्डेबल तरीके से नहीं मिल रही कि जहाँ पे वो अफोर्ड कर सकें। तो इसलिए वो ये जो इलीगल जगह है वहीं पे अपना एकोमोडेशन ढूंढते हैं मजबूरी में। तो एक प्लान्ड अर्बनाइजेशन पे ध्यान देना है, ताकि ये जो कंसर्न है इसको भी इस प्रॉब्लम को भी, ये जो कंसर्न है इसको भी सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो जो मेन सिटीज़ हैं उन पे प्रेशर क्रिएट करने की बजाय अगर हम सैटेलाइट टाउन्स बना दिए जाएँ तो उन पे प्रेशर क्या होगा, ईज़ हो जाएगा, मतलब हल्का हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सैटेलाइट टाउन्स को बनाने की अभी आवश्यकता है बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। गाइज अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।